बेसिकली जो नालंदा रूइंस कल आप लोगों ने इवनिंग में देखा, वो मिला इन्हीं की डायरी के आधार पर। अगर इन्होंने अपनी डायरी जिसका नाम है Patang Siu द ग्रेट फांग रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न Western वर्ल्ड, regions. इसके अलग अलग ट्रांसलेशन किए गए हैं अंग्रेजी के अनुसार, बट उसका चाइनीज नाम जो है ता थांग सियूची। ता मीन्स होता है महा मीन्स ग्रेट, थांग थांग मीन्स डायनेस्टी थी, सियूची उसकी जो यात्रा थी, सी मीन्स होता है पश्चिम। तो चाइना के पश्चिम से ही पूरा रास्ता आता था अन्य देशों के लिए, तो भारत को वो पश्चिम का देश मानते हैं, वेस्ट। तो इसलिए वो यात्रा जो की उन्होंने ट्रैवलॉग लिखा अपना, ठीक है। और उस ट्रैवलॉग में भारत के उस समय के 110 अराउंड 110 किंगडम, एंशिएंट किंगडम होते थे उस समय। इंडिया नाम का ऐसा कुछ नहीं था, जैसे इंडिया भी कई भागों में बटा हुआ था उस समय, किंग्स थे। तो उन्होंने सभी को अपनी डायरी में मेंशन किया था, इसीलिए वो फेमस भी है। तो हम जानते हैं कि 3 पॉपुलर चाइनीज़ ट्रेवलर थे। फासियान पहले आए थे 5th सेंचुरी में, फिर श्वेनचांग 7th सेंचुरी में, और उनके जस्ट थोड़े ही कुछ सालों के बाद इत्सिंग आए थे इंडिया। तो इन तीनों की डायरी बहुत हम लोग इत्सिंग बोलते हैं, लेकिन चाइनीज में इत्सिंग हुआ। ये तीनों ट्रैवल किए थे, इंडिया आए थे। उसमें मोस्ट पॉपुलर डायरी जो है श्वेनचांग की है। तो तीनों अपने आप में बेजोड़, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन है वो श्वेनचांग की डायरी में मिलता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन, और क्यों बना कंट्रीब्यूशन, ये कि अगर ये नहीं अपनी डायरी लिखे होते तो जहाँ भी आप रुद्रकूट गए, चाहे बोध गया गई, चाहे सारनाथ, चाहे नालंदा, कोई भी प्लेस हम लोगों को मिलता नहीं। वो चीज़ें थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कहाँ, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, समझ में आएगा। पाली लिटरेचर है, मैं पाली का विद्यार्थी हूँ, चाइनीज़ पढ़ा हूँ, एक अलग विषय है। लेकिन पाली में अगर आप लिटरेचर देखोगे तो ये है कि एक अंग संग में भगवा उधर वाराणसी विहार या राजगृह जो भी है, तो राजगृह में विहार कर रहे थे। तो राजगीर विहार के तो राजगीर है कहाँ। फॉर एग्जांपल अब मैं देता हूँ, मैं बोलूँगा कि आपको जुआफर डी जाना है, यहाँ का एक गांव है, यहीं बगल का है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा जुआफर डी चले जाओ, आप चले जाओगे क्या? क्यों? बस पाली में कुछ कुछ जगहों पे लिखा है इतनी योजन, और लेकिन डिस्टेंस और डायरेक्शन नहीं है ना। तो वो बोलते हैं कि इतने योजन पे है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ गए उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन मेंशन कर दिया, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उनको ट्रेस करना, पूरा जो उनकी जर्नी है आसान हो गई। किए, कहीं कहीं गेस किए, कहीं कहीं गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब नालंदा मिला तो उसी के कारण नालंदा का नाम मेंशन है पाली लिटरेचर या बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट संस्कृत में, लेकिन वो जगह कहाँ थी नहीं पता, वो मिला। और ये भी पता चला कि ये ग्रेट एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, और वहाँ के छात्र थे। तो उस समय भारत और चाइना का रिलेशन अच्छा हुआ करता था। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, देन डायरेक्टर जगदीश कश्यप, उन्होंने एक प्लान किया, उन्होंने उनकी रिटर्न रिकॉर्ड है, लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू को। तो एक डेलीगेशन चाइना में गया था, भदंत आनंद कौशल्यायन के नेतृत्व में, शायद का नाम है बोलो, शायद वही, उनके साथ में वो लोग गए थे। तो उन लोगों ने चौवन लाई दिन और वो आने के बाद आइडिया फ्लोट किए कि श्वेनचांग जो है हमारे यहाँ के विद्यार्थी रहे, उनके डायरी के आधार पर मिला है और यहाँ पढ़ाए भी हैं, तो क्यों ना हो हम लोग एक मेमोरियल उनकी याद में बनाएं। ये आइडिया फ्लोट किया गया, और 1957 में वो एग्री हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट, और उन्होंने चौवन लाई में उनको ही आना था बेसिकली, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो उन्होंने डिप्यूट किया दलाई लामा, देन दलाई लामा जो अभी जो हिज होलीनेस हैं, उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने यहाँ पे रेलिक कास्केट के साथ सोने की 2.5 किलो की, लगभग इतनी बड़ी सोने की कास्केट बना हुआ, सॉरी कास्केट नहीं है वो, पूरा सोने का वो बना हुआ, उसमें रखने के लिए एक उसका है ग्लास का बना हुआ है ट्रांसपेरेंट, उसमें रेलिक रख के यहीं जहाँ पे आप लोग इतने दिन से पेपर पढ़ रही थी, ऊपर जो बिल्डिंग थी नागार्जुन बिल्डिंग, उस वहीं पे एक पहले ग्राउंड हुआ करता था। मैं जब आया 2010 में तो वहाँ कुछ नहीं था, ओपन सर ने बनवाया जो बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे, तो वहाँ ग्राउंड हुआ करता था। वहीं प्रोग्राम में श्वेनचांग की रेलिक, मतलब अस्थि अवशेष, वो अस्थि अवशेष उनके यहाँ का पार्ट है, ठीक है।
और रेलिक प्लस चाइनीज कैनन, चाइनीज त्रिपिटक जो है कुछ यहाँ रखा है, बाकी हमारी लाइब्रेरी में चाइनीज त्रिपिटक दिया। इस बिल्डिंग का वुडन डिज़ाइन, ठीक है, और पैसे दिए। उसके बाद उस समय 1957 के बाद ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और उसके बाद 57 में तो बोला ही, और 62 में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद प्रोजेक्ट तो बंद ही हो जाना है कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी कुछ चलता रहा। ये पूरी बिल्डिंग 84 में बन के तैयार हो गई थी। बिल्डिंग मतलब जस्ट ये दीवार और छत स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर इसको लोग भूल गए टिल 2004 तक। ये कोई इसको पूछने वाला नहीं था, ये पूरा जंगल था, जैसा जंगल अभी दिख रहा है इससे भी डेंस था। यहाँ पे कहते हैं लोग, सुनता हूँ कि अंदर चोर और अपने सामान बांटा करते थे, जुआ ताश यहाँ होता था। तो 2004 में पंच सर को ये टास्क दिया गया। उस समय चाइना के साथ रिलेशन अच्छे होने शुरू हो गए थे, तो ये हुआ कि रिवाइव किया। तो उन्होंने खोजा कि हमारी बिल्डिंग थी कहाँ गई, तो भारत ने टास्क उस समय उन्होंने उनको दिया, पंच सर को ये टास्क दिया। उन्होंने 3 साल लगभग लिए। पूरा इसका इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो उनकी टीम, ये मेरे आने से पहले बना है, 3 साल पहले उन्होंने पूरे टीम के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। और ये पूरी बिल्डिंग, जैसे कि ये अजंता की पेंटिंग है, ये जो लगा हुआ है पीछे, वो पूरा उनकी बायोग्राफी को बतलाता है। ये चाइना से आया हुआ है, ये मूर्ति चाइना से आई हुई है, ठीक है। बाहर जो मूर्ति लगी है वो इंडिया से लगी है। ये पेंटिंग जो है इंडिया से बनाई गई है, उनकी पूरी जर्नी की। ये इनकी पूरी जर्नी है और इसलिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका हम लोगों को तो इनको सबसे पहले नमन करना चाहिए कि इनके कारण हम लोगों को मिला, नहीं तो हम लोग इनको तो कुछ समझते ही नहीं है ना। अगर ये नहीं लिखते तो हम कहाँ जानते बोध गया कहाँ है। आज भी पूरे नालंदा एरिया में बहुत सारे माउंड हैं, स्तूप मिलते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम नहीं जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सो ये इसीलिए इनका डायरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा यात्रा क्रम को बताऊंगा और चाहूँगा कि फिर आप लोग पूजा करो, फिर आगे चलो। ये 50,000 ली, इन्होंने 50,000 ली की यात्रा की। 17 ईयर में 50,000 ली यानी 25,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की। क्या हम लोग सोचिए, अभी आप लोग आए हो गिरधकूट पर्वत से, अभी थक जाओगे, सोओगे, और एक कंटिन्यूअस यात्रा करते रहे, कंटिन्यूअस लिखते रहे। तो 17 सालों में देखिए, भारत का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है वो गोबी डेजर्ट को क्रॉस करते हुए चाइना में उस समय बिना परमिशन के, आज भी भिक्षु नहीं बन सकते और बाहर नहीं जा सकते। उस समय भी यही था, इनको परमिशन नहीं मिली। उस समय किंग थे ताइजोंग, थांग डायनेस्टी का उस समय सबसे प्रभावशाली राजा जो था वो ताइजोंग था। उसने इनको परमिट नहीं किया कि आप चाइना छोड़ के जाओ। उस समय मतलब उस समय थांग डायनेस्टी थी, चाइना भी नाम का कोई चिड़िया नहीं थी। उसने मना किया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। ये चोरी से भाग गए और अपनी यात्रा की पूरी डायरी, जो मैंने बोला, पूरा भारत का भ्रमण करते हुए, ऐसा कोई पार्ट नहीं। अब देखिएगा जब इसमें माइन्यूटली, जो देखिए 600 ली ईस्ट लिखा हुआ है, यानी ये अपना डायरेक्शन बता रहे हैं कि 600 ली मतलब लगभग 300 किलोमीटर ईस्ट में ये जगह है। तो जहाँ जहाँ गए देखिए डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस बताते गए। तो आप जब उन जगहों पे जाओगे, आप लगभग उस स्थान को ट्रेस कर पाओगे। जो इन्होंने नहीं लिखा वो आप ट्रेस आज नहीं कर पाते हो, जो लिखा उसमें बहुत सारा 60 to 70% आप आज ट्रेस कर पा रहे हो। इससे मैचिंग भी की जाती है, फासियान और इत्सिंग के भी डायरी से मैच कर लिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है तो ये रिकॉर्ड निकल के आता है कि इतना फैंटास्टिक, मतलब जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन है दिया। और चीनियों की एक बड़ी खास आदत है कि वो डायरी बहुत मेंटेन करते हैं, बहुत मेंटेन करते हैं। वो कुछ भी दिन भर करेंगे, ज़्यादातर वहाँ बचपन सिखाया जाता है डायरी मेंटेन करना। तो हर वो चीज़ जितना भी आप इंडिया में रेलिक बुद्ध की पा रहे हो, प्लेसेस पा रहे हैं, जस्ट इनकी डायरी के आधार पर। और अपनी पूरी नालंदा कैसा दिखता था आगे देखो, शायद समझ में आए।
नालंदा खुदाई से पहले ऐसा दिखता था। एक दो और पिक्चर है, आप गूगल पे डालोगे ना, लगेगा कि फील्ड है, पैडी फील्ड टाइप का, वहाँ खेती होती थी। तो जब कनिंघम पहुंचा तो वही डिस्टेंस और डायरेक्शन मैच किया, तो गेस किया कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, और खुदाई हुई तो नालंदा निकला। ठीक है, तब जाना गया नालंदा। ये बताइए कहाँ का है? ये बोध गया का बोधि वृक्ष है, लेकिन वहाँ पे देखिए सारे हिंदू डेटीज आपको दिख रहे हैं। हाँ, गणेश हैं, विष्णु हैं, शिव हैं। तो वो उसको एक तरह से कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि जब अबंडेंट साइट हो जाती है ना, तो कोई ऐसे अपना पूजा करने लगता है। ये नेचुरल गुण है, ये किसी धर्म की बात नहीं, कि ये नेचुरल गुण है। तो उस समय इसको विष्णु के द्वारा रोपा हुआ पौधा बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब अवेयरनेस आई, जब ये ब्रिटिशर्स जितने हैं उन्होंने इस पर काम किया, तो उन्होंने धीरे धीरे जाना, इस्टेब्लिश होते गया फैक्ट कि ये जगह नालंदा है, ये जगह राजगीर है, ये जगह ये है। ठीक है, ये पूरी जर्नी का पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन है, आप माइन्यूट डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। मज़े की बात, जब इनकी जर्नी पूरी हो गई, ये लौटने लगे, तो अपने साथ 657 टेक्स्ट, इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट उठा के अपने साथ ले गए। साथ में अभी ग्रिडकुट जहाँ गई, वहाँ से एक स्टैचू, पटना से स्टैचू, बहुत जगहों से स्टैचू, बुद्ध की प्रतिमा, ये सब अपने साथ चीन ले गए। ले तो और भी गए, लेकिन उतना ले जाने में कामयाब हो गया 657। बाकी तो सब कहीं एक खो गया, पानी में बह गया नदी क्रॉस करते समय। वहाँ पहुँचने के बाद बॉर्डर पे जब पहुँचे, तो उस समय भी ताइजोंग जिंदा था। जनरली राजा 17-20 साल में तो मर जाते हैं या कोई मार देता है, नॉर्मल होता है ना, क्योंकि राजा इन्होंने पुण्य का काम किया, इनको जाने दिया। नहीं, जाने कहाँ दिया, रोका था, नहीं जाना। लेकिन फिर जाने देने नहीं, तो जब पहुंचे तो डर लग रहा था कि अब तो मारा जाऊंगा, क्योंकि चीन में मतलब अगर राजा है तो मार दिए जाओगे, भाई राजा आज्ञा का उल्लंघन किए तो मारे जाओगे। तो उन्होंने लिखा एक पत्र चाइना में अपने थांग डायनेस्टी को कि मैं आ गया हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या। तो बड़ा खुश हुए, बोले कि आओ, और उनका भव्य स्वागत हुआ सियांग शहर में। तो ऐसे ही पेंटिंग डिपिक्टेड है, पूरा सियांग शहर आया था वेलकम करने के लिए। तो जिस टेम्पल में वो रात में रुके थे, वो अभी रिन्यूएट हुआ, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ रात भर रुके। और जब सियांग शहर में गए, पूरा एकदम फेस्टिवल टाइप का हुआ था। ठीक है, ये है। फिर वो वहाँ पे जाने के बाद 75 टेक्स्ट ट्रांसलेट किया उन्होंने, बैठे नहीं, 75 टेक्स्ट ट्रांसलेट किया। मरने जिस दिन वो मरे हैं, उस दिन भी वो रत्नकूट सूत्र था, उसको ट्रांसलेट करके उस रात में परिनिर्वाण प्राप्त किए। और उनका जब पूरे अस्थियों को, मतलब वहाँ पे लोग रोया करते थे, क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गए चाइना में। जैसे हमारे यहाँ हिंदुज़म में राम है, कृष्ण है, उसी तरह चीन में स्वेंचांग हीरो है। वहाँ के पेंटिंग में, जैसे हमारे अजंता एलोरा की पेंटिंग में अगर किसी को बना दिया जाए, उसी तरह वहाँ की गुफा है तुन्हुआंग, और दूसरा है अभी गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे सामंत भद्र के उसमें बनी हुई है इनकी पेंटिंग, उनके हॉल में, मतलब उनके में वहाँ स्थान दे दिया गया। तो वो लौट के जब इनका क्रिमेशन हुआ कि नहीं ये लोग रो रहे हैं यहाँ पे, इनको बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, तो इनकी पूरी बॉडी को जो रेलिक हुआ था उसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया, सिटी से बाहर। तो वो 200-400 सालों में वो पूरा वो टेम्पल टूट गया। जब टेम्पल टूट गया तो 200-300 साल बाद, ये तो रिकॉर्डेड रहता है, तो एक भिक्षु वहाँ पहुँचे, नानचिंग के भिक्षु, तो उन्होंने खुदाई करवाया, तो कास्केट मिला जिसमें इनकी रेलिक रखी हुई थी। वो रेलिक उठा के सियांग शहर से नानचिंग में आ गए। नानचिंग एक सिटी है चाइना की, वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने एक स्तूप बनाया, जो चिहुआ शान है, चिहुआ टेम्पल, वहाँ स्तूप बनवाया, उसके अंदर रखा। वहाँ भी 500-600, 300-400 साल रहा, वो पूरा टूट के बराबर हो गया। तो जैपनीज जब अटैक किया था चीन पे, तो उन्होंने वहाँ पे कंपनी और सब बनाने के लिए खुदाई की, तो पूरा वो कास्केट फिर निकला, और उसको लेके जैपनीज भाग गए जापान। चीनियों को पता चला, हल्ला करने लगे, हमारा है, दे दो। तो उन्होंने जब दिया कुछ पार्ट उन्होंने ताइवान को दिया, सनमून लेक और स्वेंचांग यूनिवर्सिटी, वहाँ 2 पार्ट रखा इनके बॉडी का। चाइना में 4-5 जगह दिया, और उसी चाइना का एक थिएनचिन नामक जगह, वहाँ से एक पार्ट दिया गया भारत को, और उसी के याद में मेमोरियल बना
ये उनके गुरु हैं और ये पूरी स्टोरी है, आप लोग घूम सकते हो। कहने का मतलब है इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और अगर बुद्ध को हम जानते हैं तो जस्ट मतलब जानने लिटरेचर से जानते हैं, लेकिन प्लेसेस हम मिल पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो वो किस कंट्री के हैं, किस रिलीजन से, ये डजेंट मैटर, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। ये जो अभी प्रोफेसर बता रहे थे, तो मैं जस्ट आपको इस मेमोरियल का वो देता हूँ कि कितना बड़ा मेमोरियल बनाया हुआ है, इनका पूरा जीवनी। तो प्रोफेसर के व्याख्यान से आप समझ ही गए होंगे। तो मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। ये देखिए सैंसांग मतलब हैंसांग जिनको कहा जाता है। थैंक यू।